अगले कुछ महीनों में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। झारखंड है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। क्या रणनीतियां हैं? तीनों राज्य जातीय दृष्टि से संवेदनशील है। दलितों का सबसे आक्रामक आंदोलन जो है लंबे समय से ये महाराष्ट्र में होता रहा है। बीजेपी को थोड़ा ज्यादा कठिन लग रहा है कि समय आने वाला है, और कांग्रेस और बाकी दूसरी पार्टियों के लिए लग रहा है कि उम्मीद है। 3 महीनों में किस तरह से एनडीए अलायंस और बीजेपी इन दोनों में देखा जाएगा कि किस तरह से क्या एडजस्टमेंट होता है। अगर टटोलने के चक्कर में पड़ गई, जैसा कि ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन को टटोला, उनको टटोला, तो नुकसान में रहेगी बीजेपी, क्योंकि टटोलने के चक्कर में बीजेपी का नुकसान हो जाता है। तीनों जगह चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खारिज करना भी आसान नहीं है। लोकसभा के परिणामों का प्रभाव विधानसभा में दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये नहीं पता, लेकिन पार्टियों पर प्रभाव दिखाई दे रहा है। उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो खबरों के खिलाड़ी। हमारे साथ सभी वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ खबरों के खिलाड़ी मौजूद हैं, जो खबरों को उस हिसाब से आपको समझाएंगे जिसमें समझना हम सबके लिए भी बहुत आसान होता है, क्योंकि जिस तरीके से नेता और तमाम खबरें आती हैं उनके पीछे बहुत सारी बातें होती हैं। उनके पीछे की कहानी क्या है वो समझाने के लिए हमने तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को अपने साथ जोड़ा है। और देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि अगले कुछ महीनों में 3 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। झारखंड है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है। क्या रणनीतियां हैं? जहां पर अगर मैं बीजेपी की अभी बात करूं, उनकी चुनौती होगी 3 राज्यों में सरकार बनाने की। अभी 2 जगह पर वो सरकार में है, तीसरी जगह पर सरकार बनाने की वो उनकी चुनौती है। सत्ता पक्ष विपक्ष की अगर बात करें, उनकी चुनौती होगी कि कैसे वो महाराष्ट्र हो या हरियाणा हो, वहां पर बीजेपी को झटका दे पाए और वो ज्यादा राज्यों में अपनी सरकार बना पाए। अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं, या जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी अपनी अपनी राजनीति है उसके हिसाब से, तो क्या परिस्थिति बन रही है, जानने और समझने की कोशिश करेंगे। समीर जी हमारे साथ हैं, अवधेश जी हैं, जयदीप जी मौजूद हैं, विनोद सर हैं, पूर्णिमा जी हैं, रामकृपाल जी हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। समीर जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। 3 राज्यों में थोड़ा सा मैं बीजेपी के हिसाब से पहले शुरू करता हूँ, बाकी भी मैं आऊंगा क्योंकि बहुत अहम है, सभी के अपने अपने दावे हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड बहुत दूर नहीं है अब, और तैयारी तो अब शुरू हो चुकी है, बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। तो इलेक्शन मशीन जो पे घूमती रहती है हमेशा, चल क्या रहा है? देखिए, अगर तीनों राज्यों की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी चुनौती मुझे लग रहा है कि एक बार महाराष्ट्र के अंदर होने वाली है, कि जहां पर वो एकनाथ शिंदे के साथ मिलकर क्या फिर से सरकार बनाने की स्थिति में आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव परिणाम है उसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और सबसे बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस और शरद पवार के रूप में देखा जा सकता है। वहां पर उद्धव ठाकरे ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया उनकी पार्टी के अंदर। जहां तक अगर हरियाणा की अगर आप बात करो, तो हरियाणा के अंदर अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में लोकसभा का चुनाव में 5-5 सीटों में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक काफी टूटा है। अगर हरियाणा की अगर आप बात करोगे तो हरियाणा में भी एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री बदल दिया, ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया, और गैर जाट की राजनीति जो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी करती है उस पर फोकस कर रही है कि सारा ओबीसी वोट जुड़ा रहे। हालांकि किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अब लेकर आई है अपने साथ, कांग्रेस तोड़वाकर। जाटों का बड़ा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहेगा, वो तो हमेशा कांग्रेस के साथ रहने वाला है। जेजेपी ने जिस तरीके से पिछली बार जाट वोट लिए थे, इस बार जेजे की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो इस बार संभावना जताई जा रही है कि जेजेपी का जो बड़ा वोट बैंक है वो कांग्रेस के पास जाने वाला है। हुड्डा इस बात को मान के चल रहे हैं कि इस बार कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति के अंदर आ रही है। तो हरियाणा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती मिलना है। झारखंड की बात है, झारखंड में हेमंत सोरेन की बेल हो गई है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को फटकार उस मामले में लगाकर रोकने से मना कर दिया है। तो ये हेमंत सोरेन के पक्ष में गया है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन गए। भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों के लिए जो पांचों रिजर्व सीट थी वो हार गई थी 2024 के लोकसभा चुनाव में। तो अब आदिवासी के लिए लेकर कैसे भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव सेट कर पाती है कि हेमंत सोरेन पर जो सजा गिरफ्तारी हुई थी सही भी थी, वो राजनीति से प्रेरित नहीं थी। हालांकि हेमंत सोरेन इसे राजनीति से प्रेरित बताएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के पास ये भी समस्या है कि वो कैसे वहां पर उनके जो 2 प्रमुख नेता है, बाबूलाल मरांडी और जो अभी मुंडा चुनाव हार गए लोकसभा का खूंटी से, उनके बीच कैसे सामंजस्य बना के रखती है। क्या किसी चेहरे पर जाएगी या सामूहिक नेतृत्व के अंदर लड़ेगी? अभी चंपई सोरेन के साथ खबर आ रही कि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी टटोल रही है। तो अभी क्या कोई नया राजनीतिक समीकरण वहां बन सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाले हैं। तीनों जगह स्थितियां खराब है। अभी समय है, भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को लेकर लगातार बैठक कर रही है। अमित शाह खुद वहां प्रदेश कार्य समिति की बैठक में आए थे। तो सबका ध्यान महाराष्ट्र में कि सबसे बड़ा प्रदेश वही है, उसके बाद हरियाणा और उसके बाद झारखंड में। तो मुझे लगा तीनों जगह चुनौती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को खारिज करना भी आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी प्रमुख दावेदार इन तीनों राज्यों में।
ये हम बात आपने लास्ट में कही। देखिए, खारिज करना तो आसान नहीं। विनोद सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बीजेपी को खारिज करना तो आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह के लोकसभा के नतीजे हमने देखे, या यूँ कहें कि अभी जो नतीजों के बाद का जो माहौल है, उस वक्त से जो एक माहौल बना हुआ है, कांग्रेस हो, पूरा मैं इंडिया गठबंधन जोड़ लेता हूँ। अब क्या होगा, कितना सीटों का बंटवारा होगा, वो एक अलग कहानी होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी तो सब एक साथ दिख रहे हैं। उनके लिए तो ये बड़ा मौका है ना। अभी तो चलिए, झारखंड में सरकार है विपक्ष के पास, महाराष्ट्र में जिस तरीके से परिणाम आए वो भी बड़ा इशारा करते हैं, और एक बड़ा गेनिंग पॉइंट अभी है उनके पास। तो किस तरीके रणनीति चल रही है, क्योंकि अब समय बहुत नहीं है। देखिए, राजनीति में किसी को भी खारिज नहीं करना चाहिए। और भाजपा तो सबसे बड़ा दल है देश का, सरकार है उसकी, केंद्र में भी है, महाराष्ट्र में भी है, हरियाणा में है, तो बिल्कुल नहीं खारिज करना चाहिए। मैं तो समीर की बात से सहमत हूँ, लेकिन ये है, हर राज्य की अलग अलग परिस्थिति है। समीर ने ब्रीफ में हर राज्य की बता दी। हरियाणा में 5 सीटें लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियां जीती। अब उसका एक विश्लेषण करें तो 5 सीटें भाजपा की कम हुई, और कांग्रेस की 5 बढ़ गई। तो एक तरह से जो ग्रोथ है, ग्रोथ रेट कांग्रेस का ज्यादा है, बीजेपी का ग्रोथ रेट कम है वहां पर। लेकिन फिर भी विधानसभा चुनाव की परिस्थिति अपने हिसाब से होती है, इसीलिए भाजपा को अपना मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा, और नायब सिंह सैनी को लेके आए। अभी हम जाति की बात कर रहे थे, जाति के आधार पर ही उनको नियुक्ति हुई ओबीसी बना। नायब सिंह सैनी कोई इतने बड़े नेता नहीं थे, लेकिन उनको लाया गया। तो कुल मिलाकर के भाजपा वहां अपने कील कांटे दुरुस्त करने की पूरी कोशिश कर रही है। जेजेपी जो अलग हुई तो उसको लग रहा है कि शायद जेजेपी से कांग्रेस का वोट बटेगा, जाट वोट बटेगा, अगर बटेगा तो कांडा के साथ वो भी कर लिया। हाँ, गोपाल कांडा के साथ। तो ये सब समीकरण वहां चल रहे हैं। कांग्रेस ने पूरी तरह ये चुनाव हरियाणा का हुड्डा के जिम्मे कर दिया है, क्योंकि हुड्डा ही सबसे बड़े नेता है वहां पर, हुड्डा का अपना आधार है। कांग्रेस में जो लोग शैलजा और हुड्डा के बीच लड़ाई झगड़े ये सब पर होते रहे हैं, अब शायद उनको साफ कह दिया गया है, शैलजा को भी उनको भी, कि आपको चुनाव जिता के लाना है, इसलिए आपसी झगड़े भूल जाइए। और एक किरण चौधरी चली गई बीजेपी में, जो झगड़ा कर सकती थी। बाकी अभी कोई बहुत ज्यादा झगड़ा दिख नहीं रहा, लेकिन टिकट बंटवारे में किस तरह, सब कुछ निर्भर करेगा टिकट बंटवारे पर। हरियाणा में खास करके अच्छे टिकट अगर बटे कांग्रेस की तरफ से तो मुकाबला जबरदस्त होगा, और कांग्रेस का पल्ला भारी हो सकता है जो माहौल है। लेकिन ये आंकना कि बीजेपी वहां एकदम से लूजी कर रही है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। बीजेपी चुनाव आखिरी बॉल तक लड़ती है, बिल्कुल। वो उसका एक हाँ, एंटी इनकम्बेंसी जरूर 10 साल की राज्य सरकार है उनकी, और खट्टर सरकार को लेकर बहुत नाराजगी थी लोगों में, इसीलिए बदला गया। तो वो तो उसको पर असर डालेगी। महाराष्ट्र की स्थिति बिल्कुल अभी समीर ने बताई दी है। महाराष्ट्र में जो स्थिति है, वहाँ कांग्रेस में थोड़ा सा नाना पटोले ने बयान दिया था कि 13 सांसद आए हैं तो कांग्रेस का मुख्यमंत्री होना थे, जिस पर उनको डांट भी पड़ी। और तुरंत राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे से बात की, और उसके बाद रमेश चन्नीथला जो इंचार्ज है उनको उद्धव ठाकरे के पास भेजा, और ये स्पष्ट कर दिया कि उद्धव ठाकरे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी एमवीए, क्योंकि उनकी प्राथमिकता बीजेपी और शिंदे पार्टी को और अजीत पवार को सत्ता से बाहर करना है, अपना मुख्यमंत्री बनाना नहीं। और इंडिया गठबंधन की बड़ी कसौटी भी है विधानसभा महाराष्ट्र का चुनाव। हरियाणा में तो इंडिया गठबंधन ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, एक आध सीट कहीं कोई मान लीजिए अखिलेश जी को दे दें, वो दे दें, अलग बात है, लेकिन मुख्य रूप से लेकिन महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ही चुनाव लड़ेगा। तो वो है। झारखंड की जहां तक बात है, झारखंड में एक सरकार को एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी, फिर हाईकोर्ट से उनको जमानत, और जमानत के आदेश में जिस तरह कोर्ट ने कहा है कोई बहुत सॉलिड प्रूफ नहीं दिखाई पड़ता, इसे जमानत दी जा रही है। फिर सुप्रीम कोर्ट में वो खारिज भी हो गया, उनकी जमानत को चुनौती देने वाली याचिका। तो कुल मिलाकर के हेमंत के लिए पक्ष में है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है झारखंड में मुकाबला बड़ा कांटे का होगा। कांग्रेस और जेएमएम के लिए भी इतना आसान नहीं होगा। वहां बीजेपी सारे समीकरणों के हिसाब से चुनाव लड़ेगी। हाँ, अगर टटोलने के चक्कर में पड़ गई, जैसा कि ये कह रहे हैं कि चंपई सोरेन को टटोला, उनको टटोला, तो नुकसान में रहेगी बीजेपी, क्योंकि टटोलने के चक्कर में बीजेपी का नुकसान हो जाता है। अपनी पार्टी अपने कार्यकर्ता के दम पर लड़ेगी तो वो अच्छा परिणाम लोकसभा में दिख भी चुका है कई जगहों पर। ये बहुत है। रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तीनों राज्यों की बात करूं, बीजेपी के लिए खास करके 2000 ये जो अभी 4 जून के नतीजे आए उसके बाद की परिस्थितियां थोड़ा अलग हो गई हैं। उस लिहाज से क्या रणनीति में कुछ बदलाव होगा, जिस तरह टटोलने की बात पे विनोद सर कह रहे हैं, और इसको लेकर बार बार सवाल उठते रहे। अब जो हार का मंथन हो, तमाम चीजें हों, उसमें सबकी अपनी अपनी राय है। बीजेपी की अपनी रणनीति, दूसरी तरफ विपक्ष की अपनी रणनीति। विपक्ष झारखंड में तो अपना गढ़ बचाना चाहेगा, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, वहां अभी उनके हौसले बुलंद हैं, तो वो भी एक बड़ी चुनौती हो जाएगी। देखिए, मैं एक सीधी बात जो मैं कहता हूं, इस देश में सारी पॉलिटिकल पार्टीज का एक जिसको कहते हैं कि उसकी गुठली, कोर स्ट्रेंथ, बाकी उसको वोट मिल जाते हैं अलग बात है, लेकिन हर पार्टी चाहे हारे या जीते उसका एक कोर स्ट्रेंथ होता है, मतलब उसका जो वेट होता है। जैसे यूपी में आप देखिए, मायावती का
20% के करीब होता था, अखिलेश का भी यही 20-22% ये कोर होता था। बाकी जो भी होता था, जो वोट फ्लोटिंग वोट होते हैं, वो उधर गया तो मुलायम सिंह आ जाते थे, इधर आया तो मायावती आ जाती थी। इसी तरह मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, राइट वर्सेस रेस्ट। इस पूरे देश में अगर राइट यानी बीजेपी के खिलाफ अगर सारी पार्टियां या सारी पार्टियां न भी हों, लेकिन जो मुख्य पार्टियां हैं वो इकट्ठा हो जाती हैं, जहां स्ट्रेट फाइट है, वहां बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी, नो डाउट। क्योंकि बीजेपी की कोर स्ट्रेंथ थोड़ा इन लोगों से ज्यादा है, लेकिन डिपेंड इस पर करता है कि बाकी वोट अगर डिवाइड होते हैं, कहीं ट्रायंगुलर फाइट होती है, तो बीजेपी इसमें रहेगी। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं। दूसरी बात, आने वाले समय में मैं भी कोई फोरकास्ट नहीं करता, कांग्रेस को जो ये लाभ मिला है, एक मंथन चलेगा, अगर चल रहा होगा, नहीं तो आगे चलेगा, कि वोटर जो है वो कांग्रेस के नाते अखिलेश के पास आया है या अखिलेश के नाते कांग्रेस के पास आया है। और कांग्रेस का जहां तक अंदर है कि कांग्रेस खुद क्या बनना चाहती है, वो लीडरशिप की पोजीशन मानना चाहती है या फर्टिलाइजर बनना चाहती है रीजनल पार्टीज के लिए, ये डिपेंड करेगा महाराष्ट्र में, बंगाल में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में। और ये मैं हमेशा से कहता हूं, ये 4 बड़े राज्य हैं और इन 4 बड़े राज्यों में बिना कांग्रेस में, लोकसभा की बात कर रहा हूं, लड़े कांग्रेस कभी विकल्प के रूप में उभर नहीं सकती है। दूसरी बात, एक बहुत लोग लोकसभा से विधानसभा की तुलना करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, मैं 84 से लेकर 2024 की बात कर रहा हूं। 84 यानी 85 में जब राजीव गांधी हुए थे, कर्नाटक में सारी सीटें उनको दे दी थी जनता ने, और 90 दिन के भीतर कर्नाटक में चुनाव हुआ। 17 मार्च 1985 को रामकृष्ण हेगड़े जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए। वही जनता है। दिल्ली में देखिए केजरीवाल, 7 सीटें बीजेपी को, लेकिन केजरीवाल वहां से, आप 19 के पहले की बात बताऊं मैं, उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हुआ था 3 लोकसभा सीटों का, याद कीजिएगा। 18 में विनोद, फूलपुर, गोरखपुर और कैराना, फूलपुर, गोरखपुर, तीनों सीटें बीजेपी हार गई थी। और ये हो गया था कि बस अब तो गए काम से बीजेपी। लेकिन 19 में जब रिजल्ट आया तो पता चला कि वो 14 से भी ज्यादा अच्छी तरह से आए। तो मेरा यही कहना है कि अभी अक्टूबर नवंबर में होंगे, इन 3 महीनों में किस तरह से एनडीए अलायंस और बीजेपी, इन दोनों में देखा जाएगा कि किस तरह से क्या एडजस्टमेंट होता है। मैं इतना ही बस एक लाइन फिर उसी को कहता हूं, अगर बीजेपी के खिलाफ सारा विपक्ष इकट्ठा है तो बीजेपी के लिए मुश्किल है, और अगर विपक्ष में फूट है तो बीजेपी की राहें आसान होगी। ठीक है, ये बड़ी महत्वपूर्ण आपने बात कही है और नतीजा बड़ा अहम हो जाता है। अवधेश सर, महाराष्ट्र की अपनी राजनीति है, इधर एकनाथ शिंदे हैं, इधर अब अजित पवार को लेकर के भी तमाम बातें हो रही है। बीजेपी अपनी बातें करना, अपने ज्यादा सीटें लेना चाहती है, 288 सीटों में से, उसकी एक अलग लड़ाई है। उधर विपक्ष की बात करें, महाविकास आघाड़ी की बात करें, उनकी अपनी लड़ाई है। हरियाणा आ जाए, जाट नॉन जाट की राजनीति, बीजेपी अपने सेट फॉर्मूले पर चलना चाहती है और कांग्रेस भी अपने सेट फॉर्मूले पर, इसीलिए एक तरीके से हुड्डा के नेतृत्व में सब कुछ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। झारखंड बीजेपी किसी तरीके से चाहेगी कि इस बार उसके पास आ जाए, तो चुनौतियां तो उतनी हैं, और खास करके नतीजों के बाद जो परिस्थितियां और जो परसेप्शन बना हुआ है अभी, या विपक्ष जो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो भी तो चुनौती। देखिए, विधानसभा का चुनाव जो है स्थानीय परिस्थितियों, नेतृत्व, देश की परिस्थिति, सामाजिक समीकरण और कैंडिडेट्स, मतलब लोकसभा चुनाव में तो कई बार कैंडिडेट्स माइनस भी हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रमुख होता है, तो इन चारों पर निर्भर है। अब इस समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो इस समय की चुनौती है वो ये है कि उनके अपने समर्थकों ने, उनके अपने कार्यकर्ताओं ने, यहाँ तक कि कुछ नेताओं ने अपनी सरकारों के व्यवहार से दुखी होकर, उससे क्षुब्ध होकर, नाराज होकर, और जो असहयोग किया या कहीं कहीं विरोध भी कर दिया, उसको कैसे वापस लाएं,
ये उनके सामने एक इस समय प्रमुख चुनौती है। महाराष्ट्र में लगातार इसकी कोशिश चल रही है, हरियाणा में इसकी बहुत कोशिश हो रही है, ये मुझे नहीं दिखाई दिया। झारखंड में इसकी बहुत कोशिश हुई है, नहीं दिखाई दिया है। महाराष्ट्र में जरूर कोशिश हुई है कि जिसकी चर्चा समीर जी ने की थी, वहां कार्यकारिणी की, वहां जो एक कार्यकारिणी के बाद जो है देश पूरे राज्य भर के कार्यकर्ताओं, प्रमुख नेताओं, शायद भावी उम्मीदवारों सबको बुला के बड़ा सम्मेलन हुआ, उसमें बातचीत की, साथियों से बातचीत की। तो वो एक प्रयास चल रहा है उनका, क्योंकि लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल तो खैर था ही धक्का, लेकिन अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का चुनाव परिणाम हटा दीजिए तो बाकी चुनाव परिणाम देखिए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत वहां एक इसलिए भी चुनौती है कि कांग्रेस जो है इस समय वहां नंबर 1 पार्टी लोकसभा में बन के उभरी है, जो लंबे समय बाद हुआ है। कांग्रेस इस समय इस रणनीति पर है कि हमको बीजेपी को हराना है। तीनों राज्यों में उसका जो है, हरियाणा में तो उसको बाकी पार्टी नहीं है, बीजेपी को हराना है। उसके लिए हमको जितना भी साथियों से समझौता करनी पड़ेगी, करेगी। स्थानीय नेता क्या बोलेंगे उसका कोई मतलब नहीं है। इस समय बीजेपी का यह है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, तो हमारा अपना जो है वो प्रमुखता बनाए रखते हुए हमको जो है विजित होना है। तो ये दोनों में एक बेसिक अंतर है। तो अब जो देखिए जो हरियाणा की स्थिति है, हरियाणा में बिल्कुल अब 2 पार्टी के लोकसभा चुनाव देखे तो इनको 40% वोट है, उनको 43% वोट है, बाकी पार्टियां वहां 0 हो गई है, लगभग वो स्थिति है। तो सीधा मुकाबला इस समय दोनों में है। और इस समय के हिसाब से चूंकि असंतोष वहां मनोहर लाल खट्टर को लेकर ज्यादा था हरियाणा में। मनोहर लाल खट्टर फिर से केंद्र में मंत्री है, इसका कार्यकर्ताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा इस समय मेरे लिए कहना कठिन है। क्या नायब सिंह सैनी ऐसा नेतृत्व दे पाएंगे जो कुछ भी लोगों की मानसिकता थी बीजेपी के लोगों को ये बदलेगी? ये थोड़ा समय लगेगा बताने में, समय लगेगा। भाजपा का एक वोट बैंक है, लेकिन इस समय जैसे मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी गया तो जैसे कांग्रेस के समर्थक खुल के सामने आते थे उत्साह में, वैसे बीजेपी के समर्थक नहीं आते थे। वो बदला गया। झारखंड में भी देखिए, झारखंड में बीजेपी के साथ बहुत लड़ाई थी, अंदर बहुत लड़ाई थी, उनकी सीटें भी घटी है और उसमें अभी भी वो लड़ाई खत्म हो गई हो। जैसा ये कह रहे थे, बीजेपी अगर वाकई बाहर के आदमी को लाने की कोशिश करेगी तो उसको बंगाल और बाकी जगह जो हालत होती है वही होती है। अब इनको समझना पड़ेगा कि इनके कार्यकर्ता, इनके समर्थक इस चीज को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं कि आप बाहर से लोगों को लाएं, उनको नेता बनाएं। 2, 4, 5 आए तो आए, जब भारी संख्या में आप ला के करेंगे तो उसका रिएक्शन होगा। महाराष्ट्र में हम सब लोग एक टीवी पर बैठे हुए थे, समीर जी भी थे, बीजेपी के कार्यकारिणी के बाहर, सभा के बाहर अजीत क्या नाम है आदर्श गोटा, अशोक चौहान जी बाहर बयान दे रहे थे। तो वो कार्यकर्ताओं को नहीं करता है, तो बीजेपी को थोड़ा संभालना पड़ेगा। देश में इस समय जो जाति की बात जिस ढंग से हुई है उसका असर सभी राज्यों पर जा रहा है। तो इस चुनाव में परीक्षण होगा कि क्या इस चुनाव में फिर से बूथों पर जातीय संघर्ष की स्थिति बन सकती है कि ये तीनों राज्य जातीय दृष्टि से संवेदनशील है। दलितों का सबसे आक्रामक आंदोलन जो है लंबे समय से ये महाराष्ट्र में होता रहा है। तो ये बहुत जातीय दृष्टि से संवेदनशील राज्य है, उसका चुनाव पर असर पड़ेगा, इसलिए थोड़ा समय लगेगा इसके विश्लेषण में। तो देखिए लगातार हमारी चर्चा जारी है। पूर्णिमा जी, बात बीजेपी के लिए कितनी चुनौती है, क्योंकि 2 जगह पर वो सरकार में है, एक जगह चाह रहे हैं कि वो सरकार बना लेंगे, वो तो हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष की चुनौती कितनी है? महाराष्ट्र से मैं शुरू करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कई सारे दल हैं, झारखंड में कई सारे दल होंगे, हरियाणा में कांग्रेस अपने आप में सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसा कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में अभी जो परिणाम आए उसके बाद जितना उत्साह और जिस तरह की बयानबाजियां बीच में हमने देखी, तो बीजेपी की तो अपनी चुनौती है ही है, लेकिन विपक्ष के लिए, महाविकास आघाड़ी के लिए भी तो उतनी ही चुनौती है। और नैरेटिव जो लेकर जाना चाह रहे हैं वो नैरेटिव भले उनको फायदा दे, लेकिन पहले तो एकजुटता दिखानी होगी। जिस तरीके से विनोद सर ने कहा था कि पूरी कोशिश है कि सब कुछ एडजस्ट कर लेंगे बीजेपी को हराने के लिए। नहीं, आज चुनौती तो विपक्ष की भी है। जैसे कि कांग्रेस में अभी हमने देखा था कि बयान आने लग गए कि हमने इतनी सीटें जीत ली तो अब हमारा चेहरा होना चाहिए विधानसभा के लिए, तो उसको राहुल गांधी ने समय रहते उसको शांत कर दिया। कांग्रेस में एटलीस्ट अब ये रियलाइजेशन है, खास करके अगर राहुल गांधी की हम बात करें तो महाराष्ट्र में उनको ये पता है कि उद्धव ठाकरे को अगर सामने रख के वो लड़ेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने तो अपना पहले डिक्लेयर कर दिया है कि वो चेहरा रहेंगे विपक्ष का वहां पे जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, और कांग्रेस उससे लड़ने के मूड में अभी फिलहाल नहीं दिख रही है।
तो वहाँ के लोगों को एक अभी लोकसभा का जो रिजल्ट आया है, उन लोगों ने एक मैसेज पहले ही दे दिया है कि वो असली एनसीपी, नकली एनसीपी, असली शिवसेना, नकली शिवसेना में चुनाव करना है। और उन्होंने ये बता दिया है कि वो किसको असली समझते हैं। और कांग्रेस का भी अपने परफॉर्मेंस में हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखी है। तो इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में अभी समय भी है। अगर मुझे नहीं लग रहा है कि सीटों के बंटवारे को लेके भी कोई बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। एडजस्टमेंट दोनों तरफ से हमने देखा था कि लोकसभा के टाइम में भी हुई थी, तो वो विधानसभा में भी होगी। और बीजेपी की तो वहाँ चुनौती है, तो कांग्रेस उसको मतलब किसी तरह से अपना जो पक्ष है उसको अंडरमाइन नहीं करेगी, अपनी तरफ को कोई भी बयानबाजी को बढ़ावा देके या गुटबाजी को बढ़ावा देके। झारखंड में जैसा आपने कहा, वहाँ पे कोई बहुत बड़ी चुनौती है सच नहीं है। कांग्रेस और जेएमएम का अच्छा खासा चल रहा है गठबंधन, उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं है, कोई सीटों को लेके लड़ाई नहीं है। और झारखंड का जहाँ तक सवाल है, वहाँ ट्राइबल वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्राइबल चेहरे के रूप में अभी भी वहाँ सोरेन फैमिली को वो अपना असली नेता उन्हीं को मानते हैं, चाहे बीजेपी उनके खिलाफ कितना भी कोई कैंपेन क्यों ना कर ले। भ्रष्टाचार का उनके ऊपर आरोप टिकता नहीं है, ये हमने देखा है। दूसरा, बीजेपी के पास अपना ट्राइबल चेहरा कोई खास नहीं है। बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ये दोनों हैं, लेकिन मरांडी जी का थोड़ा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि लोग वहाँ घबराते हैं। मरांडी जी जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक ऐसी डोमिसाइल पॉलिसी अनाउंस कर दी थी जिससे कि नॉन ट्राइबल्स के बीच में बहुत ज़्यादा असंतोष हो गया था। झारखंड उस वक्त जलने लग गया था। तो जो नॉन ट्राइबल कोर वोटर है बीजेपी का, वो मरांडी के नाम से डरता है और वो नहीं कभी चाहेगा कि उस तरह की पॉलिसीज बीजेपी की सरकार कभी बने भी तो वो मतलब लेके आए। अर्जुन मुंडा का थोड़ा सा अभी डाउन पे है, वो खुद अपनी सीट हार गए, तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा होल्ड उनका वहाँ के ट्राइबल उस पर था नहीं। तो झारखंड में भी कांग्रेस जेएमएम का सही चल रहा है, आपस की उनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। हरियाणा में कांग्रेस का तो खैर अपना परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है लोकसभा में, तो वहाँ पे कोई बहुत बड़ा चैलेंज लग नहीं रहा है। हुड्डा जी को जिस तरह से कांग्रेस ने सारी कमान अब दे रखी है, जैसे जब किरण चौधरी ने छोड़ा तो उनको कोई मनाने की, कोई रोकने की कोशिश नहीं हुई। और वो जिस खेमे से आती हैं, वो शैलजा कुमारी शैलजा के खेमे से आती हैं, तो कांग्रेस ने मैसेज क्लियर कर दिया है कि हुड्डा जी वहाँ पे प्रीडोमिनेंटली रहेंगे, लीडर रहेंगे और बाकी सबको उनके अंडर में रहना पड़ेगा। तो बीजेपी ने अपनी चुनौती को देखा, खट्टर जी को हटाया, तो बीजेपी तो ऑलरेडी वहाँ पे शेकी ग्राउंड पे दिख रही है। और जेजेपी ने जो पिछली बार बहुत अच्छे खासे वोट लेके आ गई थी, इस समय जेजेपी का भी बहुत ज़्यादा लग नहीं रहा है कि होगा, या होगा भी तो वो अभी फिलहाल कांग्रेस के फेवर में है। तो बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए वहाँ भी सिचुएशन अच्छी है और बीजेपी की चुनौती बड़ी है। तो अभी इन तीनों राज्यों में तो ले दे के बीजेपी थोड़ा, अभी टाइम बहुत है, कहना बहुत अर्ली होगा, लेकिन बीजेपी को थोड़ा ज़्यादा कठिन लग रहा है कि समय आने वाला है। और कांग्रेस और बाकी दूसरी पार्टियों के लिए लग रहा है कि उम्मीद है, थोड़ा रास्ता जो है वो आसान है, थोड़ी उम्मीद है। जदीप जी, आखिरी सवाल आपसे बड़ा है मैं, क्योंकि अभी थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन पार्टियां तो मुद्दों की टेस्टिंग अभी से शुरू कर देंगे ना, जनता के बीच अलग अलग मुद्दे फेंक कर, वो चाहे महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र की राजनीति में कौन कौन से मुद्दे हैं हावी हैं, खास करके जिस तरीके से जाति को लेकर बवाल कटा हुआ है देश में, और महाराष्ट्र में तो हम इसको लेकर बड़ी राजनीति देखते रहे। हरियाणा की बात करें, वहां पर जाट नॉन जाट की जो लड़ाई बीजेपी ने, या एक तरीके से सबकी अपनी अपनी राजनीति है, उसको अब अलग अलग तरीके से हवा दी जाएगी। झारखंड में अलग कहानी है, तो ये बड़ा अहम हो जाएगा और इसमें अब सबकी अपनी अपनी एक टेस्टिंग होगी और उसके हिसाब से ही फाइनल मुद्दे तय होंगे। तो उसमें आगे कोई समझ में आ रहा है अभी, क्योंकि अभी तो बहुत लंबा वक्त है, लेकिन इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और खास तौर पर जो भी लोकसभा के परिणाम आए उसको देखते हुए कांग्रेस में जिसे समितियां गठित कर दी गई हैं, प्रभारी गठित कर दिए गए हैं, हलचल काफी तेज है। चुनावों पर इतनी जल्दी 3 महीने 4 महीने पर हम लोग पहले चर्चा करते रहे कि संगठन ही नहीं दिखता था, तो मुझे लगता है कि ये बहुत पॉजिटिव चेंज है और परिणामों ने उत्साहित किया है। और आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में जिस तरह का तैयारी दिख रही है, प्रभारियों का गठन हो जाना, चिट्ठियां जारी हो जाना, रणनीति बनना, इसका मतलब भीतर खाने उन चुनावों को लेकर वो गंभीरता दिखाई दे रही है। और भाजपा बल्कि अभी असमंजस में है कि अब वो किस तरीके से इससे उभरे। आमतौर पर यह माना जाता है कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग हैं और दोनों में बिल्कुल अलग तरीके के नतीजे आते हैं, और ये कहा भी है हमारे साथियों ने इसमें। मुझे लगता है कि इस बार के, लेकिन ये विधानसभा के जो चुनाव हैं, ये थोड़ा लिटमस टेस्ट साबित होंगे। ये बताएंगे कि क्या वाकई लोकसभा की जो लहर होती है, परिणाम होते हैं, प्रभाव होता है, उसका कोई भी प्रभाव विधानसभा में नहीं होता है क्या। क्योंकि तीनों ही राज्यों में परिणामों को लेकर बहुत गंभीर मंथन है पार्टियों में, शीर्ष दलों पर। महाराष्ट्र में एनसीपी की और शिवसेना की टूटन का कोई लाभ भाजपा को नहीं मिला, एक बहुत बड़ा टेस्ट था लोकसभा में, लेकिन क्या वो विधानसभा में मिल जाएगा?
क्योंकि विधानसभा में अलग तरीके से चुनाव लड़ा जाता है, स्थानीय मुद्दे और स्थानीय उम्मीदवार बहुत हावी होता है। लोकसभा में नेतृत्व जो कर रहा है व्यक्ति, जो लीडर है और उसका जो संगठन के साथ जुड़ाव है, उससे माना गया कि भाई ब्रांड मोदी चलेंगे और ये चलेगा, और लेकिन स्थानीय स्तर पर जो टूटन हो गई है उससे फायदा एकनाथ शिंदे की नेतृत्व वाली जो भाजपा की वहां सरकार बन गई है उसको मिलेगा, नहीं मिला। इसी तरीके से आप हरियाणा में आइए, कुछ जगहों पर मुख्यमंत्री नहीं बदलने की जो नीति रही है, वहीं कुछ जगहों पर 3-3 बार भी बदलते हैं। उत्तराखंड में 3 बार बदल दिए थे। वैसे ही यहाँ पर खट्टर से एक दिन पहले वहां पर मोदी जाते हैं, सभा करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं और उसके एक दिन बाद ही नायब सैनी को बना दिया जाता है, और उसमें निश्चित तौर पर जाति का कार्ड महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए हरियाणा के नतीजे भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। झारखंड में पासा पलटने की कोशिश में लगातार लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी, और इसी बीच ये ईडी की दोनों गिरफ्तारियां बहुत ज्यादा चर्चा मेरी अरविंद केजरीवाल की और हेमंत सोरेन की, लेकिन हेमंत सोरेन वापिस आ गए हैं और वापस से मुख्यमंत्री भी बन गए। तो उस तरीके से उन्होंने अपने आप को स्थापित किया, और चूंकि बहुत ज्यादा दोष या कोई ऐसा मामला निकला नहीं सबूत, तो वो उनके पक्ष में जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है अकादमिक दृष्टि से और जो चुनावों को हम करीब से देखते हैं और अमर उजाला पर लगातार खबरें भी कर रहे हैं, हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि जो लोकसभा के परिणाम हैं उन्होंने किस हद तक इन विधानसभाओं को प्रभावित किया है, और हम उसको करीब से देखेंगे। पार्टियों को प्रभावित कर दिया है जिनके पक्ष में परिणाम आए। देखिए पिछला रिकॉर्ड जो 3 विधानसभा के नतीजे देखे, फिर लोकसभा के नतीजे देखे, बड़ा अंतर दिखा। तो एक बार फिर वही देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है ना कि पिछले जो विधानसभा के चुनाव हुए, जो लोकसभा के ठीक पहले हुए, उसमें ब्रांड मोदी आगे किया गया, मुख्यमंत्रियों को पीछे किया गया, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे वसुंधरा हो, चाहे उधर, तो उन तीनों को पीछे करके चुनाव लड़ा गया और चुनाव जीत भी गए। तो वो एक अलग रणनीति थी, लेकिन वो रणनीति लोकसभा में नहीं चल पाई उस तरीके से। क्या वही रणनीति रखी जाएगी महाराष्ट्र में और हरियाणा में और झारखंड में? मुझे नहीं लगता, लेकिन हम ऑब्जर्व करेंगे। अभी तक भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जो परिणाम आए हैं उससे उम्मीद की जो किरण दिखाई दी है, एक नई तरह की ऊर्जा कांग्रेस में, और नेता प्रतिपक्ष राहुल बन गए हैं, उनको हम लगातार हमारे पीछे, जब से चुनाव के परिणाम आए, हमारे हर जो चर्चा हो रही है खबरों के, उसमें भी राहुल गांधी है ना, चाहे किसी भी रूप में हो, नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो। ये उत्साह पार्टी में अगर रणनीतिक स्तर पर भी दिखता है, वो प्रभारियों के गठन में फुर्ती दिखाते हैं, उम्मीदवारों के चयन में फुर्ती दिखाते हैं, अपनी रणनीति को पहले से तय कर लेते हैं, तो निश्चित तौर पर इसका प्रभाव दिखाई देगा। तो ये लोकसभा के परिणामों का प्रभाव विधानसभा में दिखेगा कि नहीं दिखेगा ये नहीं पता, लेकिन पार्टियों पर प्रभाव दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। ये बढ़िया जी। हाँ, जम्मू कश्मीर के लिए भी गठित कर दी कांग्रेस ने, कल ही गठित। हाँ, तो ये बड़ी स्क्रीनिंग कमेटी बहुत महत्वपूर्ण संगठन होता है जो टिकटों का पूरा छानबीन करती है। तो इसका मतलब टिकट की प्रक्रिया भी वहां जल्दी शुरू हो जाएगी देने की। ये बहुत अहम बात है। और देखिए तीनों ही राज्यों में क्या कुछ होगा उसको तो परिस्थितियां बताएंगी, लेकिन लगातार अभी क्योंकि थोड़ा सा वक्त बचा है और उसको लेकर किस तरह की पार्टियों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, क्या क्या रणनीति है और क्या बन रहा है माहौल, यही जानने और समझने की कोशिश हम कर रहे थे। और बीच में जो इससे जुड़ी तमाम खबरें होंगी वो भी आपके बीच लेकर आएंगे, इससे जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और आप हमारी इस चर्चा पर आपको क्या लगता है, आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताइएगा, ताकि हम वो कमेंट्स अपने तमाम खास मेहमानों के बीच रख सकें, उनकी भी प्रतिक्रिया ले सकें। और आप देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए amarujala.com पर बने रहिएगा। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।